एमए सेकेंड सेमेस्टर मॉडर्न पॉलिटिकल सिस्टम की क्लास में सभी व्यक्तियों का, सभी विद्यार्थियों का स्वागत करता हूं मैं। बहुत दिनों के बाद आज ऑनलाइन क्लासेस पुनः आरंभ हो रही हैं, लेकिन मुझे पूरी आशा है कि आपने पिछले दिनों अपने आप को पढ़ाई के संपर्क में, अपने आप को टच में रखा होगा। कुछ ना कुछ आप लोग ज़रूर पढ़ते रहे होंगे, मुझे ऐसा विश्वास है। So today we are going to start the MA second semester classes, right? और ये जो क्लास आज की है that is regarding, as I told you just now, modern political system. As usual, the course is divided, I think, into 5 units. Yes, this is a new syllabus under CBCS, choice based credit system, and under this syllabus there are 5 units now, as compared to the previously we used to have only 4 units, but now we are going to have 5 units. 5 खंडों में आपका ये पाठ्यक्रम विभक्त है सेकेंड सेमेस्टर में, और यही फर्स्ट सेमेस्टर में भी था। तो आज जो फर्स्ट यूनिट का जो चैप्टर है दैट इज़ रिगार्डिंग पॉलिटिकल कल्चर, राजनीतिक संस्कृति। So far as the word culture is concerned, I believe that this is a very popular word, a very commonly used word. None of you is new to this word. संस्कृति, ये जो शब्द है, या राजनीतिक संस्कृति जो आज का अध्याय है, इसमें जो शब्द है संस्कृति, ये शब्द कोई नया नहीं है आपके लिए। ये बहुत, आप कह लीजिए कि बहुत ही सामान्य रूप से प्रयोग किया जाने वाला ये शब्द है। एंड यू मस्ट हैव हर्ड दिस वर्ड 1000 times। अनेकों बार आप इस शब्द को सुन चुके होंगे, कल्चर। And when we study culture, then we come to the next aspect that is called as political culture. Political culture again is not a new word. Neither culture and nor is political culture a new word for any of us. संस्कृति हो या राजनीतिक संस्कृति हो, ये दोनों शब्दों से हम कोई अनजान नहीं हैं। न जाने कितनी बार हमारे वार्तालाप में, हमारे संवाद में संस्कृति या राजनीतिक संस्कृति ये शब्द आता है। तो पहली बात ये जानने की, दिस इज़ अ वेरी, वी कैन से अ वेरी रूटीनली यूज्ड वर्ड। नित्य प्रति न जाने हम लोग कई बार कल्चर शब्द का प्रयोग करते हैं, इस शब्द को बोलते हैं। नाउ व्हाट इज़ कल्चर? संस्कृति क्या है? वी नीड टू रिफ्लेक्ट ऑन व्हाट culture is, what is meant by culture. Only then we will be able to get a real picture of what culture is. Culture is in fact a sum total of so many things. A culture is a sum total of so many things. अर्थात संस्कृति शब्द अनेक चीज़ों का ये समयोग है, ये कुल योग है, बहुत सारी चीज़ों का, बहुत सारी वस्तुओं का। और वस्तु से तात्पर्य ये नहीं है कि टेबल, चेयर और पेन और डस्टर, समथिंग लाइक दैट। व्हेन वी से दैट इट इज सम टोटल ऑफ व्हेन वी से दैट कल्चर इज अ सम टोटल ऑफ सो मेनी थिंग्स, इट मीन्स दैट आवर वैल्यूज, आवर थिंकिंग पैटर्न, our orientation, our thought patterns, the atmosphere around us, the physical part of this world, people around us, their habits, their ways of eating, their ways of living, and so many other things, they constitute
together and make a concept of culture। यानी संस्कृति क्या है? संस्कृति जैसे हमने कहा बहुत सारी चीज़ों का कुल योग है। उसमें क्या क्या जैसे चीज़ें आ जाएंगी कल्चर में, जब हम परिभाषा देंगे तो बहुत सारी चीज़ें आ जाएंगी। जैसे हमारे विचार शैली, हम कैसे सोचते हैं, आवर थिंकिंग पैटर्न, हम क्या सोचते हैं, कैसे सोचते हैं। आवर वेज ऑफ लिविंग, हमारे रहने की शैली क्या है। हमारे अगल बगल कौन लोग हैं, हु आर द पीपल अराउंड अस, व्हाट आर द हैबिट्स, व्हाट आर द थॉट प्रोसेसेस, उनके सोचने समझने की पद्धति क्या है, वो किस मानसिकता के लोग हैं, उनको या हमको क्या अच्छा लगता है, क्या नहीं अच्छा लगता है। और चारों तरफ हमारे जो पर्यावरण है, जो एनवायरनमेंट है, इस एनवायरनमेंट में जो जो चीज़ें हमको दिख रही हैं, चाहे स्थूल दिखे चाहे अस्थूल दिखे, चाहे कंक्रीट दिखे चाहे सॉफ्ट वे में दिखे। कंक्रीट क्या हुआ, जैसे हमारा एनवायरनमेंट है, वी कैन सी द ट्रीज, वी कैन सी द प्लांट्स, वी कैन सी द रिवर्स, वी कैन सी द ponds, that way we can see so many things. So that is the physical aspect of the environment. So all these combine together into a term called culture। ये सारे चीज़ को समूह में जब देखते हैं और रखते हैं, उसके एनालिसिस करते हैं, तब हम कहते हैं इससे संस्कृति का निर्माण होता है। These are the constituting factors of culture। इन सारी चीज़ों को मिलाकर ही हम कहते हैं ये संस्कृति है। अब देखिए, ये तो आपको क्लियर हो गया, दिस इज कॉल्ड कल्चर। सो कल्चर इज नॉट ओनली अ फ्यू थिंग्स, रादर कल्चर इज सो मेनी थिंग्स। इट इज सो मेनी थिंग्स दैट आर रोल्ड इनटू अ कंसेप्ट दैट इज कॉल्ड कल्चर। संस्कृति का तात्पर्य है कि बहुत सारे चीज़ एक में समाविष्ट कर दिए गए हैं और उनको ही हम कहते हैं वो संस्कृति है। इन्हीं चीज़ों से मिलकर संस्कृति बनती है। These are the constituting factors, these are the determining factors of culture। संस्कृति का निर्माण इसी तरह से होता है, right? But this term has been addressed by different names, by different scholars। ये जो कल्चर ये शब्द है, इसको अलग अलग विद्वान अलग अलग शब्दों से संबोधित करते हैं। For instance, Almond calls it orientation to action। Almond calls culture orientation to action। Almond ने जो अपने विचार व्यक्त किए हैं, उसमें उसने लिखा है कि कल्चर को ओरिएंटेशन टू एक्शन अर्थात कार्य के प्रति रुझान, हमारी कार्य के करने की क्या क्षमता है, क्या रुझान है, व्हाट आर आवर चॉइसेस, व्हाट आर प्रेफरेंसेस, व्हाट आर आवर ओरिएंटेशंस टू अ वर्क। तो ओरिएंटेशन टू अ वर्क has been spelled by or has been called by Almond। Almond इसको ओरिएंटेशन टू वर्क कहता है। इसी तरह से स्पीरो, SPIRO, स्पीरो is a scholar who says political style, he uses the word political style in place of political culture। राजनीतिक संचार के स्थान पर वो राजनीतिक शैली इस शब्द का प्रयोग करता है, political style, स्पीरो, राइट। बियर, जो बियर एंड उलम, ये राइटर्स हैं, बियर एंड उलम, दीज आर टू डिफरेंट राइटर्स हु हैव रिटन एक्सटेंसिवली ऑन मेनी इश्यूज ऑफ कंपैरेटिव पॉलिटिक्स। सो बियर कॉल्स इट पॉलिटिकल कल्चर। बियर ने शब्द जो दिया है, उसने राजनीतिक संस्कृति इस शब्द को उसने कहा, यूज़ किया है। सो बियर यूजेज द वर्ड पॉलिटिकल कल्चर, whereas David Easton, he uses the word, he employs the term environment। उसने पर्यावरण इस शब्द को का नाम लिया है। That is political culture has been used by the name of environment by David Easton। तो उस environment अर्थात पर्यावरण, जैसे हमने अभी कहा, शुरू में कहा कि पर्यावरण भी इसको कहते हैं। हमारे चारों ओर क्या पर्यावरण है ना, कैसा पर्यावरण है, क्या हमारी भौतिक स्थिति है, भौतिक जगत है, वो पर्यावरण कहलाता है। और इसलिए
पर्यावरण भी हमें हमारी राजनीतिक संस्कृति का निर्धारण करता है। तो इस तरह से एक ही शब्द को, पॉलिटिकल कल्चर को ही अनेक विद्वानों के द्वारा अलग अलग नामों से संबोधित किया गया है। दिस वन वर्ड, द वर्ड पॉलिटिकल कल्चर हैज बीन एड्रेस्ड बाय डिफरेंट स्कॉलर्स बाय डिफरेंट नेम्स, बट पॉलिटिकल कल्चर परहैप्स is the most suited of all the terms. It is perhaps the best term that gives us the real meaning of the term. राजनीतिक संस्कृति वास्तव में एक वास्तविक शब्द है, अर्थात वास्तविक शब्द से तात्पर्य है सबसे अप्रोप्रिएट ये वर्ड है जो राइट सिग्नल्स या राइट मैसेजेस सेंड आउट करता है, विच गिव्स आउट द राइट मैसेज व्हेन द वर्ड पॉलिटिकल कल्चर इज यूज्ड। तो इसलिए पॉलिटिकल कल्चर शब्द को ही सामान्य रूप से माना गया है, स्वीकार किया गया है। नाउ पॉलिटिकल कल्चर, व्हाई पॉलिटिकल कल्चर हैज़ बीन इंट्रोड्यूस्ड इन आवर सिलेबस और व्हाई इट इज़ अ टॉपिक ऑफ कंपैरेटिव पॉलिटिक्स। इसको तुलनात्मक राजनीति का ये एक अध्याय के रूप में क्यों रखा गया? व्हाई इज इट नेसेसरी टू स्टडी political culture? Why is it a part of comparative politics? Why is it a part of the modern comparative politics? That we should know the reason. The reason is that in the post Second World War period and after the establishment of the United Nations, as more researchers or more studies got underway to study the culture or to study the society or system of the third world countries, it became very essential to study these developing societies in detail and in depth. दूसरे विश्व युद्ध के बाद और खास तौर से संयुक्त राष्ट्र की स्थापना के बाद तीसरी दुनिया के देशों में अनेक विद्वानों की रुझान उसमें उत्पन्न हुई। Many scholars they generated interest to study the politics or the system of the third world. तीसरी दुनिया की राजनीति या उसकी व्यवस्था को पढ़ने के प्रति उनकी रुझान उत्पन्न हुई। Because they were under the impression, they were of the view that perhaps it is the developing societies or the underdeveloped societies which have remained out of the focus of the scholars for a very very long time. उनका ये मानना था कि तीसरी दुनिया के जो देश हैं उनको अभी तक विद्वानों ने अपने अध्ययन की दृष्टि से बिल्कुल अलग रखा। No one was really interested to study the politics of the system of the third world countries, and at least not at all by the western scholars. पाश्चात्य देश के विद्वान तो बिल्कुल ही इसमें इंटरेस्टेड नहीं रहते थे। They were just studying or they were just researching about the system, about the government, about the constitution, about the political processes of the western world. They were not having any interest. They did not show any interest to study the government or the politics of the third world countries. So therefore, after the Second World War and with the establishment of the United Nations, more and more scholars started coming forward, because these third world countries now they were given recognition in the United Nations. इन तीसरी दुनिया के देशों को अब संयुक्त राष्ट्र की स्थापना के बाद इनको महत्व मिलना शुरू हो गया, और उसका जो एक अंग है यूनाइटेड नेशंस का जो एक अंग है इकोसॉक, जिसे हम कहते हैं इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, इकोसॉक सामाजिक तथा आर्थिक परिषद। Now this is a body, this is an organ of the United Nations which basically studies about the economic and the social structures or the economic or the social patterns of the countries, of different countries, and also which also includes the countries of the third world. तीसरी दुनिया के देशों को भी इस इकोसॉक के द्वारा, इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल के द्वारा, आर्थिक तथा सामाजिक परिषद के द्वारा पढ़ा जाता है, उसका अन्वेषण किया जाता है। So with the establishment of the United Nations, many countries of the third world
they got liberation, but before liberation, more and more focus started being centered on these third world countries, on these developing societies. संयुक्त राष्ट्र ने अपना फोकस, अपना प्रकाश इन तीसरी दुनिया के देशों पर करना शुरू किया। तीसरी दुनिया कौन से? फर्स्ट वर्ल्ड वार, जो फर्स्ट वर्ल्ड है, पहली जो दुनिया के जो देश हैं वो आप जानते हैं वो अमेरिका है या यूरोपियन कंट्रीज़ हैं। यूरोपियन में भी वेस्ट यूरोपियन कंट्रीज जिसे हम कहते हैं, दीज आर द फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज़। सेकेंड वर्ल्ड में आता है जो सोशलिस्ट या कम्युनिस्ट कंट्रीज़ थी, और उसमें जैसे सोवियत यूनियन पहले का था, लेकिन अब तो खैर नो इट इज़ नो मोर अ सेकेंड वर्ल्ड कंट्री, अब तो वो भी एक डेवलप्ड कंट्री में आ गया, रशिया। लेकिन अर्स्टवाइल सोवियत यूनियन वॉज देयर अमंग द सेकेंड वर्ल्ड कंट्रीज, चाइना वॉज देयर एंड चाइना इज स्टिल देयर, and many other countries which are having a dictatorial system or a system that pertains to some kind of socialism or communism। ये दूसरी पंक्ति के या दूसरी पीढ़ी के या दूसरी दुनिया के ये देश कहे जाते हैं। और तीसरी दुनिया के देश वो हैं जो ना तो लोकतांत्रिक पूंजीवादी देश हैं, जो प्रथम दुनिया के जो देश जिसे हम कहते हैं अमेरिका या यूरोप की तरह से, और ना ही ये दूसरी दुनिया के देश हैं जिसे हम समाजवादी या साम्यवादी देशों के नाम से जानते हैं। ये जो तीसरी दुनिया के जो देश हैं ये बिल्कुल अलग प्रकार के देश हैं। आई हैव टोल्ड यू बिफोर ऑल्सो अबाउट द थर्ड वर्ल्ड, तो आप जानते हैं इसके बारे में। एंड दीज आर दोज कंट्रीज विच आर स्टिल इन देयर स्टेट ऑफ इन्फेंसी, विच स्टिल डू नॉट हैव एनी फिक्स्ड political system, where there are no formal political structures or political processes। ये वो देश हैं जहाँ आज भी औपचारिक राजनीतिक संस्थाएं नहीं हैं, औपचारिक राजनीतिक प्रक्रियाएं नहीं हैं। दे आर स्टिल हैविंग देयर प्रिमिटिव पॉलिटिकल कल्चर। उनका आज जो भी उनकी राजनीतिक संस्कृति वो आज भी पुरातन है या काफ़ी कुछ आदिम अवस्था की है। जैसे कबीलाई वंश है या ट्राइबल सिस्टम आज भी बहुत डोमिनेंट है African countries में। Though Africa is moving forward on the path of development, still there is we can say a large part of their culture is still devoted, or political culture still emanates from the traditional or primitive culture, है ना। तो इसलिए ये तीसरी दुनिया के देश है। तो जो तीसरी दुनिया के देश हैं इनके ऊपर अध्ययन करना अब आरंभ कर दिया गया आधुनिक आप कह लीजिए कि विद्वानों के द्वारा, जब से संयुक्त राष्ट्र में इनको सम्मान मिलना शुरू हुआ और जैसे जैसे इनको स्वतंत्रता मिलना शुरू हुई। तो इसलिए देयरफॉर पॉलिटिकल कल्चर इज़ अ वेरी वाइटल सब्जेक्ट, इट इज़ अ वेरी वाइटल टॉपिक एंड देयरफॉर इट अटेन्स इम्पोर्टेंस एंड दिस इज़ द ऑब्जेक्टिव ऑफ स्टडिंग द पॉलिटिकल कल्चर। तो अब यहाँ पर ये बात आती है कि what is culture and what is political culture? Do they influence or counter influence each other? ये जो संस्कृति है और जिसे हम कहते हैं राजनीतिक संस्कृति में, दोनों में क्या अंतर है? देखिए दोनों में अंतर काफ़ी गहन है। There is a very close relationship between the two types of culture, that is a common culture, that is a general culture, and the political culture. Now कल्चर जैसे हमने कहा बहुत सारी चीज़ों से मिलकर बनता है और हर एक समाज की अपनी एक संस्कृति होती है। भारत देश की भी अपनी एक संस्कृति है। हमारी जैसी भी जो भी संस्कृति है, दैट कल्चर स्ट्रांगली इन्फ्लुएंसेस आवर पॉलिटिकल कल्चर। इन फैक्ट आवर पॉलिटिकल कल्चर डिराइव्स इट्स एग्जिस्टेंस फ्रॉम द कल्चर। हर देश की, हर समाज की जो एक संस्कृति होती है, उसी संस्कृति का एक अभिन्न हिस्सा होती है राजनीतिक संस्कृति। ये नहीं कहा जा सकता कि राजनीतिक संस्कृति और सामान्य संस्कृति बिल्कुल अलग होती हैं, दोनों में कोई संबंध नहीं होता, ऐसा नहीं कहा जा सकता। और सिडनी वर्बा ने, इज़ अ ग्रेट स्कॉलर, सिडनी वर्बा, कंपैरेटिव पॉलिटिकल कल्चर इज़ द नेम ऑफ हिज बुक। सिडनी वर्बा who wrote Comparative Political Culture, he says that political culture is an integral part of culture। वो ये कहता है कि राजनीतिक संस्कृति का एक अभिन्न हिस्सा है। That
दैट पॉलिटिकल कल्चर इज एन इंटीग्रल पार्ट, इट इज एन पार्ट एंड पार्सल ऑफ द कल्चर। अर्थात राजनीतिक संस्कृति संस्कृति का या सामान्य संस्कृति का एक अंतरंग हिस्सा है। पॉलिटिकल कल्चर is therefore very much connected to the culture of a state or a culture of the society। इसलिए राजनीतिक संस्कृति बहुत हद तक आबद्ध रहती है, जुड़ी रहती है राज्य की या समाज की सामान्य संस्कृति से। दोनों को अलग नहीं किया जा सकता है। Therefore a culture heavily influences the political culture। For example, we say that politics is a dominant discourse in our country, that discussing or discoursing or deliberating on political issues has become a part of our culture। हम लोग कहते हैं ना कई बार, हमारे देश की खास बात क्या है, हम लोग बहुत राजनीति के बारे में बहुत सोचते हैं, बहुत कुछ राजनीतिक वार्ताएं हम करते हैं। यह हमारे देश की अब संस्कृति बन गई है। लोग कॉमन कन्वर्सेशन में कहते हैं भाई कहते हैं कि नो दिस इज़ आवर कल्चर, नो दैट डिस्कसिंग पॉलिटिक्स इज़ आवर कल्चर, हम लोग कहते हैं ना। तो दैट मीन्स दिस इज़ अ कल्चर, दैट इज़ समथिंग वी हैव अडॉप्टेड सुओ मोटो। हमने कहा था ना शुरू में, व्हाट इज़ कल्चर? कल्चर इज़ अ वे ऑफ आवर थिंकिंग, it is a kind of our ideology, it is a kind of our political opinion, it is not only political opinion, general opinion। यह हमारे विचार, हमारी अभिव्यक्ति, हमारी मानसिकता, हमारा रुझान, हमारी वरीयता, हमें क्या अच्छा क्या बुरा लगता है, इन सब चीज़ों को मिलाकर संस्कृति बनती है। तो हमारे देश को आज के समय में क्या अच्छा लगता है? राजनीतिक विषयों पर बहस करना। We like to discuss on political issues, we like to deliberate on political affairs, and this has become a tendency of the whole nation। और पूरे राज्य की, पूरे देश की ये मानसिकता बन गई है। Therefore we say that politics is now a part of our culture। फिर हम क्या कहते हैं? That politics is now a part of our culture, कि राजनीति हमारे देश की संस्कृति बन गई है, उसका अभिन्न हिस्सा बन गया है। तो इसीलिए हमने कहा कि that culture is something that becomes ingrained in our thought patterns, that becomes a part and parcel of our blood system, of our life blood system। ये संस्कृति हो गई। फॉर इंस्टेंस, एक दूसरा एग्जाम्पल अगर हम आपको बताएं, फॉर अ लॉन्ग टाइम इट वॉज कंसिडर्ड that India is a wayward country, that India is an indisciplined country। और आज भी हम लोग कई बार कहते हैं that we have generated lot of lawlessness और anarchy और chaotic conditions within our country। ये भी हमारे देश का एक संस्कृति बन गई है। संस्कृति क्या बन गई है कि हम लोग बहुत ज़्यादा अराजकता चाहने वाले लोग बन गए हैं। जब चाहते हैं हम हल्ला बोल कर देते हैं, जब चाहते हैं हम हड़ताल कर देते हैं, जब चाहे हम चक्का जाम कर देते हैं। तो क्या हो गई है? ये समाज की संस्कृति बन गई है, ये राष्ट्र की संस्कृति बन गई है। सो देयरफॉर दिस इज नाउ अ कल्चर, इट इज़ समथिंग दैट हैज़ बिकम एन एस्टैब्लिश्ड नॉर्म ऑफ द सोसाइटी, इट हैज़ बिकम समथिंग you can say a practice of our state system। It has become a part and parcel of our political system। धरना प्रदर्शन करना, जिंदाबाद मुर्दाबाद करना, ये सब क्या है? ये हमारे राजनीतिक व्यवस्था के एक अंग बनती जा रही है। इसलिए हम कहते हैं ये हमारी एक संस्कृति हो गई है। उपद्रव करना, अनुशासनहीनता दिखाना, अराजकता फैलाना हमारी संस्कृति हो गई है ना। अब देखिए, अगर समाज में इस प्रकार की संस्कृति स्थापित हो जाएगी, अगर राज्य में इस प्रकार की संस्कृति स्थापित हो जाएगी, इफ दिस इज द काइंड ऑफ कल्चर दैट कम्स टू बी एस्टैब्लिश्ड इन आवर सोसाइटी, और इफ दिस इज द टाइप ऑफ द कल्चर दैट वी आर मूविंग टूवर्ड्स, दैट व्हाट विल हैपन? वी आर गोइंग टू एस्टैब्लिश अ सिमिलर काइंड ऑफ पॉलिटिकल कल्चर। हमारी राजनीतिक व्यवस्था भी इसी प्रकार की संस्कृति को परिलक्षित करने वाली बनती जाएगी।
our political system is going to get influenced by the prevailing culture of the state or the prevailing culture of the society. हम लोग कहते हैं ना, यथा राजा तथा प्रजा। जैसा राजा होगा वैसी प्रजा होगी, जैसा समाज होगा वैसी ही संस्कृति होगी। तो इसलिए अगर संस्कृति अच्छी है किसी समाज की तो राजनीतिक संस्कृति भी अच्छी होगी। और राजनीतिक संस्कृति किसे कहते हैं? व्हाट इज पॉलिटिकल कल्चर? पॉलिटिकल कल्चर इज बेसिकली द काइंड ऑफ ओपिनियन दैट वी होल्ड टुवर्ड्स आवर पॉलिटिकल सिस्टम। राजनीतिक संस्कृति वो होगी, अर्थात जिसे हम कह लेंगे कि हम अपनी राज्य व्यवस्था के प्रति हमारी क्या धारणा है, हम अपनी राजनीतिक व्यवस्था को किस रूप में देखते हैं। अगर हम राजनीतिक व्यवस्था को हम एक अराजकता से भरी एक व्यवस्था देखते हैं तो तो हम कहेंगे कि हमारा पॉलिटिकल कल्चर भी लॉलेसनेस को रिफ्लेक्ट करता है। दैट इज टू से, व्हेन आई सेड दैट इफ आवर सोसाइटी हैज़ अडॉप्टेड इट, इफ इट हैज़ एम्ब्रेस्ड anarchism as a part of culture, or lawlessness or indiscipline becomes a part of our culture, then a similar kind of political culture is going to come in there as well. उसी प्रकार की राजनीतिक संस्कृति वहाँ पर भी स्थापित हो जाएगी। समाज में अगर मारधार चल रही है, अगर अराजकता चल रही है, तो क्या राजनीतिक संस्थाओं में नहीं चलेगी? क्या संसद में नहीं चलेगी अराजकता? क्या अनुशासनहीनता वहाँ नहीं दिखेगी? अभिव्यक्ति के स्थान पर हम अपमानजनक या असंस्कृति भाषा का प्रयोग करने लगते हैं, तो इसलिए वो राजनीतिक संस्कृति भी उसी प्रकार की हो जाएगी। इसीलिए सिडनी वर्मा कहता है कि जैसी आपकी राजनीतिक संस्कृति होगी, जैसे आपकी सामान्य संस्कृति होगी, वैसी आपकी राजनीतिक संस्कृति होगी। फॉरगेट दैट यू कैन बिल्ड अ गुड पॉलिटिकल कल्चर व्हाइल हैविंग अ बैड कल्चर। भूल जाइए कि आप एक अच्छी राजनीतिक संस्कृति का निर्माण एक बुरी सामान्य संस्कृति के साथ रहते हुए कर सकते हैं। यू जस्ट फॉरगेट अबाउट दिस थिंग। वो संभव ही नहीं है। इसलिए उसने कहा, सिडनी वर्मा एक बार बार कहता है, प्रयास ये करना चाहिए कि दैट वी मस्ट हैव अ गुड कल्चर, आवर कल्चर मस्ट बी हेल्दी, आवर नेशनल कल्चर शुड बी गुड। हमारी समाज की संस्कृति, राष्ट्र की संस्कृति स्वस्थ होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए। अच्छी संस्कृति से ही अच्छी राजनीतिक संस्कृति का निर्माण होता है। अच्छा, अब यहाँ देखिए दूसरी बात ये आती है, जब ये कहा जाता है कि दैट अ गुड कल्चर गिव्स राइज टू गुड पॉलिटिकल कल्चर, अ गुड नेशनल कल्चर गिव्स राइज टू अ रिस्पॉन्सिबल पॉलिटिकल कल्चर। ये तो अभी हमने कहा जो सिडनी वर्मा कहता है। तो वर्मा दूसरी तरफ ये भी बात कहता है कि पॉलिटिकल कल्चर ऑल्सो इन्फ्लुएंसेस कल्चर, कि राजनीतिक संस्कृति भी संस्कृति को प्रभावित करती है। यानी अंतर समझ लीजिए। सिडनी वर्मा ने तो पहले कहा कि संस्कृति एक बहुत व्यापक अवधारणा है, दैट कल्चर इज अ वेरी वाइड कंसेप्ट, and within this wide concept or comprehensive concept lies political culture as a part of it. इसी व्यापक अवधारणा में ही राजनीतिक संस्कृति की अवधारणा एक छोटे रूप में विद्यमान रहती है। It is a part and parcel of the culture. और सामान्य संस्कृति ही राजनीतिक संस्कृति का निर्माण करती है, उसी को इन्फ्लुएंस करती है। ये सिडनी वर्मा ने कहा था। लेकिन सिडनी वर्मा दूसरा भी शब्द का प्रयोग करता है, और वो ये है, दूसरे शब्द ने दूसरी अवधारणा को भी कहता है, और वो ये कहता है कि नाउ इट इज़ पॉलिटिकल कल्चर ऑल्सो दैट इन्फ्लुएंसेस द कल्चर। कह रहा है कि हाँ, अब ये है कि वो राजनीतिक संस्कृति भी संस्कृति को प्रभावित करती है, उसके स्वरूप को निखारती है। एंड ही सेज दैट Constitution plays an important part in grooming the culture of a society. उदाहरण के लिए वो कहता है कि किसी देश का जो संविधान होता है
संविधान से संबंधित जो आचार संहिता होती है, जो विधिक संहिता होती है, जो लीगल कोड ऑफ कंडक्ट होता है, which emanates or which comes out of the constitution, that also shapes, that also formulates, that also influences the culture of a society or culture of a nation. संविधान भी राष्ट्र की संस्कृति को या समाज की संस्कृति को बहुत ज़्यादा प्रभावित करता है। For example, when our constitutional framers adopted the constitution, they did so with an intention that our constitution is going to become a vehicle of the societal change, a vehicle, or you can say an instrument of national change. उन्होंने संविधान को इतना व्यापक जो बनाया, इतने ढेर सारे उसमें जो प्रावधान समाहित किए, उसका उद्देश्य ये भी था कि हमारा संविधान समाज में या राष्ट्र में एक परिवर्तन चक्र के समान कार्य करेगा, that it will function as an instrument or as a mechanism of change for the society, for the nation. And therefore we have such a huge, or we can say the largest constitution of the world. So it was done, it was framed with this purpose. जो हमारे constitutional values हैं, morals हैं, ethics हैं, those values or morals or ethics, they are sought to be promoted in the general society. And therefore this is the reason why constitution is taught from the times of the very young classes. This teaching about the constitution or teaching about the legal code of conduct or the ethical rules that are enshrined or ingrained in the constitution, their education starts, you can say, from the middle classes. 5वीं या 6ठी क्लास से ही संविधान का आरंभ हो जाता है, अध्ययन का आरंभ हो जाता है, चाहे वो मौलिक अधिकारों के रूप में रहे, चाहे नीति निर्देशक तत्वों के रूप में रहे, चाहे वो प्रियम्बल के रूप में पढ़ाया जाए। सो इस तरह से क्या होता है कि संविधान या संविधान में जो निहित मूल्य हैं, शाश्वत मूल्य हैं, वो हमारे समाज में जब वो आते हैं, लोगों के द्वारा जब उसके संदर्भ में बात किया जाता है, तब हम कहते हैं इसे राष्ट्रीय संस्कृति या समाज की संस्कृति में भी परिवर्तन होता है, उनमें भी एक बहुत महत्वपूर्ण एक आप कह लीजिए कि परिवर्तन देखा जाता है। दिस इज हाउ द कॉन्स्टिट्यूशन वर्क्स एज एन एजेंसी टू ब्रिंग अबाउट चेंज इन द कल्चर ऑफ द सोसाइटी और द कल्चर ऑफ द नेशन। आप जानते हैं देयर इज अनदर वर्ड यूज वेरी पॉपुलरली इन द प्रियम्बल एंड दैट इज सेक्युलरिज्म। सेक्युलरिज्म जिसे हम पंथ निरपेक्षता कहते हैं। और आप जानते हैं ये शब्द इतना महत्वपूर्ण है कि इसके बारे में आप समझ लीजिए कि हमारी कक्षाओं में तो पढ़ाया जाता है। हर टीचर अपने विद्यार्थियों को बताता है व्हाट इज सेक्युलरिज्म, व्हाट आर द प्रोविजंस गवर्निंग सेक्युलरिज्म इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, व्हाट इज अंडरस्टूड बाय दिस टर्म, what is the importance or significance of the term. Everything is taught about secularism in the classes. लेकिन क्लास के बाहर भी इस विषय पर बहुत गहन चिंतन मनन होता है, सामान्य व्यक्तियों के द्वारा भी और हमारे समाज के द्वारा भी, राजनीतिक प्रणाली के द्वारा भी। और इसलिए हमारी अदालतें भी, बिकॉज ऑफ दिस फैक्ट आवर कोर्ट्स ऑल्सो दे हैव मेड सेक्युलरिज्म एज अ टच स्टोन ऑफ आवर कंट्री और ऑफ आवर डेमोक्रेसी। हमारे लोकतंत्र का आप कह लीजिए कि मापदंड यही पंथ निरपेक्षता हो गया है, जो अदालतें आज इसी आधार पर, इसी पैमाने पर, इसी स्केल पर अपने निर्णयों को सुनाती हैं जनता को। Therefore it is a very important concept. और secularism therefore it is a word that is now shaping or reshaping our society. जहाँ के समाज में ऐसे उपद्रवी तत्व दिखते हैं या धर्मांधता जब बढ़ती जाती है, तब हमेशा न्यायालय और सामान्य बुद्धिजीवी दोनों इन संवैधानिक मूल्यों को स्मरण कराते हैं कि जनता को याद रखना चाहिए कि व्हाट इज़
what is secularism, what are the classical features governing our spiritualism or our religious you can say religious freedom. तो इसलिए this is how the culture, the political culture influences the common culture or the general culture of the society. इसीलिए वर्मा ने इसके बारे में बहुत ही स्पष्ट शब्दों में बार बार समझाने का प्रयास किया है कि there is a close relationship between culture and political culture, although political culture is a part and parcel or it is an integral part of the culture. दोनों में बड़ा गहन संबंध है और इस संबंध को हमें ध्यान रखना होगा। लेकिन ये सत्य है जो वर्मा कहता है कि सामान्य संस्कृति एक व्यापक अवधारणा है, संस्कृति एक व्यापक अवधारणा है और राजनीतिक संस्कृति उसी का ही एक हिस्सा है, एक उसका अंग मात्र है। तो इसलिए इस कंसेप्ट को आपको ध्यान रखना होगा जो हमने बताया है, अभी पढ़ाया है। तो विद्यार्थियों, आज की बात हम यहीं समाप्त करेंगे और अगले लेक्चर में आई विल बी पिकिंग अप द रेस्ट पार्ट ऑफ दिस टॉपिक। आगे का अब इसके आगे हम अगली क्लास में आपको बताएंगे, है ना। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू माई लेक्चर। थैंक्स अ लॉट।